Yes, good morning class. जी, डे बिफोर यस्टरडे हम लोगों ने अपना यूनिट स्टार्ट किया था, यस्टरडे ही स्टार्ट किया था हमने फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। एक यूनिट है जिसमें आप लोगों ने स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी के बारे में और जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं या कंपोनेंट्स हैं वो हमारी फिज़िकल फिटनेस को कैसे निर्धारित करते हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। कैसे डिटरमाइन करते हैं वो चीज़ हमने कल डिस्कस की थी, और डिस्कस की थी स्पीड के बारे में, ठीक है, स्ट्रेंथ के बारे में। आज हम लोग स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे। आज रहेगी स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एंड्योरेंस। ओके, तो आज सेकंड पॉइंट आपका रहेगा ये फिजियोलॉजिकल factors determining स्पीड। डिटरमाइनिंग का मतलब होता है बेटा निर्धारित करना। डिटरमाइनिंग जो लिखा है ना ये, इसका मतलब होता है निर्धारित करना। जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं वो कैसे निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो स्पीड की बात कर ले तो स्पीड में हम लोग पॉइंट्स लिखते हैं। फर्स्ट है आपका मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम। मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम, सेकेंड वन मसल कंपोजिशन, मसल्स कंपोजिशन। फिर है आपका एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव पावर। नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी, और बायोकेमिकल रिजर्व्स। नेक्स्ट है आपका मेटाबॉलिक पावर जी। तो जो आपके फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं स्पीड को निर्धारित करते हैं, गति को निर्धारित करते हैं, उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कल डिस्कशन हुआ था हमारा जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर है और स्ट्रेंथ को निर्धारित करते हैं, स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं। तो ये स्पीड को डिटरमाइन करने के लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं। जैसा सबसे पहले आ जाता है आपका मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम एक्चुअल में हिंदी में इसको तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है। अब इसके रिफ्लेक्सेस जितने तेज होंगे किसी इंसान के, वो स्प्रिंट इवेंट में उतना ही ज़्यादा कामयाब रहेगा। आपने देखा होगा जब भी कोई एथलीट रनवे पे पहुंचता है और स्प्रिंटिंग के लिए वो तैयार हो रहा होता है तो उसको एक कमांड को फॉलो करना होता है, ऑन योर मार्क सेट, और फिर उसके बाद या तो विशल या फायर या तो फिर हॉर्न, ऐसे करके कुछ ना कुछ बीप होती है, साउंड होता है, तो उसको फॉलो करना होता है। और अब इसमें क्या है, जिसके रिफ्लेक्सेस अच्छे होंगे वो अच्छे से रिएक्ट कर पाएगा। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का देरी भी आपको बहुत पीछे कर सकती है स्प्रिंट इवेंट में। स्पीड स्प्रिंटिंग इवेंट में बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सेस को
बहुत अच्छा करता है आपका नर्वस सिस्टम। आपने देखा होगा रिफ्लेक्सेस कैसे होते हैं। सपोज करो मैं आपको कोई चीज़ फेंक के मारूं, आपका पहला रिएक्शन क्या आएगा, है ना? ये आपके दिमाग ने नहीं सोचा, ये आपके दिमाग ने नहीं सोचा, क्योंकि दिमाग जब तक सोचता, एक्शन लेता, तब तक आपको लग चुका होता। ये है जो आपका स्पाइनल कोड है ना, स्पाइनल कोड और नर्वस सिस्टम, ये दोनों चीज़ें मिलकर के कहीं ना कहीं रिफ्लेक्स एक्शन को अच्छा बनाती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सामने कोई भयानक चीज़ आपको दिख गई, आपको भागना है, समझ रहे हैं? कोई बॉल आपकी तरफ आ रही है, आपको बचना है, तो वो रिफ्लेक्सेस जितने भी होते हैं वो सब नर्वस सिस्टम की वजह से, नर्वस सिस्टम की वजह से आपका जितना अच्छा आपका नर्वस सिस्टम काम करता है उतने ही अच्छे आपके रिफ्लेक्सेस होते हैं। क्लियर? तो रिफ्लेक्सेस का अच्छा होना स्पीड के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी स्टार्टिंग ही अच्छी नहीं होगी, किसी दूसरे बच्चे से आप 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 इतना सेकंड का भी अगर आपने गैप ले लिया तो आप उसे पकड़ नहीं पाओगे स्प्रिंटिंग इवेंट्स में। स्प्रिंट इवेंट 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर नहीं पकड़ पाते, वो गैप फिर ऐसे ही बढ़ता चला जाता है। उसके बाद आता है मसल्स कंपोजिशन। मसल्स कंपोजिशन में मैंने आपको कल भी बताया था, 2 फाइबर आपके रहते हैं, STMF और FTMF। तो स्पीड के लिए FTMF यानी कि फास्ट ट्विच मसल फाइबर, फास्ट ट्विच मसल फाइबर, इसको आप वाइट फाइबर के नाम से भी जानते हो, वाइट फाइबर भी इसको कहा जाता है। तो फास्ट ट्विच मसल फाइबर अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा है, आपकी मसल्स में ज़्यादा हैं, तो डेफिनेटली आप अच्छा स्प्रिंट करेंगे। इसके लिए अगर ट्रेनिंग की बात करूं तो ट्रेनिंग से आप स्पीड को 2 से 5% ही बढ़ा सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। 2 से 5% ही आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं ट्रेनिंग करके, ट्रेन करके अपने आप को 2 से 5%, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। बाकी ये हेरिडेटरी होती है। हेरिडेटरी का मतलब क्या है? अगर आपकी मसल्स में FTMF है तो आप ऑटोमेटिकली अच्छा दौड़ोगे, ऑटोमेटिकली आप अच्छा दौड़ोगे। लेकिन अपने को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि मेरे अंदर भाई फास्ट ट्विच मसल फाइबर है तो मैं जीत ही जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेनिंग लेना, रेस्पॉन्ड करना, वो चीज़ें सीखना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग करेंगे उतना ज़्यादा सुधार आता है, हमारी टेक्निक में, स्किल्स में, सारी चीज़ों में सुधार आता है। ठीक है? तो मसल कंपोजिशन मैंने आपको बताया था, STMF, FTMF 2 टाइप के फाइबर आपकी बॉडी में होते हैं। तो FTMF फास्ट ट्विच मसल फाइबर यानी कि वाइट फाइबर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है पूरा का पूरा मामला, किसका? स्पीड का, स्पीड का। उसके बाद आ जाता है एक्सप्लोजिव पावर। एक्सप्लोजिव पावर क्या है? विस्फोटक शक्ति, विस्फोटक शक्ति या विस्फोटक ताकत। एक्सप्लोजिव पावर का होना आपके अंदर बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा जितने भी स्प्रिंटर होते हैं उनकी बॉडी में अलग अलग कट देख सकते हैं आप। ट्राइसेप्स अलग दिखेगी, बाइसेप्स अलग दिखेगी, कोर मसल्स अलग दिखेंगी, थाइज की मसल अलग दिखेंगी, मतलब ऐसे कट लगे हुए दिखेंगे आपको, क्योंकि वो ट्रेन करते हैं अपने आप को। और वो ट्रेन इसी वजह से करते हैं कि एक्सप्लोजिव पावर उनके अंदर आ जाए, विस्फोटक ताकत, एकदम से एक्सप्लोजिव पावर उनके अंदर आ जाए, वो ट्रेनिंग से ही संभव होता है। यही ऑन द अदर हैंड आपने क्या देखा होगा, जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर होते हैं, बिल्कुल पतले पतले सूखे सूखे दिखाई देते हैं आपको, है ना, बिल्कुल हड्डी ऐसे दिखता है जैसे हड्डी बाहर निकलेगी, है ना। तो वो लॉन्ग डिस्टेंस रनर के ऊपर फैट रहता ही नहीं है, वो रनिंग ही इतनी करते हैं। मैराथन रनर समझ लीजिए 42.195 किलोमीटर उनको एक बार में दौड़ना होता है। घंटों घंटों जब दौड़ते हैं तो शरीर पे फैट कहाँ बच जाएगा। और ये लोग जो स्प्रिंटर होते हैं उनको एक्सप्लोजिव पावर की उनको ज़रूरत होती है। कोई भी देख लेना जो अच्छा स्प्रिंटर होगा 100 मीटर, 200 और 400 मीटर का, उसका आपको एक्सप्लोजिव पावर उसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, समझ रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल इसका है प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग। प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग से आप एक्सप्लोजिव पावर को बढ़ा सकते हैं। क्या है?
प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग। प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग, तो प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग जैसे सपोज करिए ये टेबल रखी है, मैं नीचे हूँ, यहाँ से मैं इस टेबल के ऊपर कूदूंगा, ठीक है, उससे भी मेरी एक्सप्लोजिव पावर बढ़ेगी। या मैं यहाँ हूँ और यहाँ से मैं जंप लगाता हुआ आगे तक जाऊँ, जितना मैं लगा सकता हूँ, उससे भी मेरी एक्सप्लोजिव पावर बढ़ेगी। जो मैं आप लोगों को एक्सरसाइज नहीं कराता हूँ कई बार, जैसे आप उधर स्टेज की तरफ होते हैं, मैं आपको नीचे खड़ा कर देता हूँ और वो स्टेज लगभग 3-3.5 फीट ऊपर है ज़मीन से, तो मैं क्या कहता हूँ, मैंने कि गो कहते ही आप लोग कूद जाते हैं ऊपर उसके, फिर आप पीछे जाते हैं, फिर आप जंप लगाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक्सप्लोजिव पावर को बढ़ाने की एक एक्सरसाइज है। तो एक्सप्लोजिव पावर को आप बढ़ा सकते हैं। ये नहीं है स्पीड तो 2 से 5% बढ़ेगी, लेकिन बाकी चीज़ें तो बढ़ा सकते हैं ना आप, बाकी चीज़ें तो बढ़ा सकते हैं ना। ताकत लगती है, बड़ी ताकत लगती है दौड़ने में, जितनी ज़्यादा ताकत होगी शरीर में उतने ही अच्छे से आप दौड़ेंगे। तो एक्सप्लोजिव पावर के लिए प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग से आप उसको एक्सप्लोजिव पावर को बढ़ा सकते हैं। क्लियर? उसके बाद आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? लचकता। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द रेंज ऑफ मूवमेंट्स ऑफ योर जॉइंट्स, यानी कि आपके जो जॉइंट्स हैं उनकी रेंज कितनी है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। वो क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी 2 तरह की होती है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव। और एक्टिव में भी फिर 2 तरह की होती है, स्टैटिक और डायनेमिक। ये टॉपिक कई जगह आएगा, वहाँ भी मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बता दूंगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी जितने आपके जॉइंट्स में होगी उतनी ही स्ट्राइड आपकी खुलेगी। समझ रहे हैं ना? स्ट्राइड को खोलने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। और आपने देखा होगा जो अच्छे रनर होते हैं, अच्छे धावक होते हैं, उनको साइंटिफिक रूल्स को भी फॉलो करना होता है। एक तरह से कहा जाता है जिस रनर के दौड़ते हुए ऐसे पंजे हिप्स को टकराते हैं तो वो वाकई बहुत अच्छा रनर बन सकता है या हो सकता है, क्योंकि उसकी स्ट्राइड पूरी खुल रही है। स्ट्राइड खुलने का ही तो सवाल है। अगला पैर आगे है, पीछे वाला पैर पीछे जाके हिप्स पे टकरा रहा है ना? तो स्ट्राइड पूरी खुलने का सवाल है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है स्पीड के लिए। क्लियर? उसके बाद आ जाता है बायोकेमिकल रिजर्व। बायोकेमिकल रिजर्व से आप क्या समझते हैं? एक्चुअल में जब आपकी बॉडी में एटीपी और सीपी का भंडारण अच्छे से होता हो, जब आप एब्जॉर्ब कर सकते हो, खाने को एब्जॉर्ब करने के बाद डाइजेस्ट होके फिर वो एनर्जी के रूप में एटीपी और सीपी के रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और क्रिएटिन फॉस्फेट के रूप में आपकी मसल्स, आपके लीवर में स्टोर हो जाता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी मैं आपको बताऊं लीवर में स्टोर होती है, उसके बाद मसल्स में स्टोर होती है। और उसी एनर्जी का यूज़ करते हुए स्प्रिंटर्स जो होते हैं स्प्रिंटिंग करते हैं। समझ रहे हैं? और ये स्प्रिंट इवेंट ज़्यादातर एनारोबिक होते हैं। अनारोबिक मतलब उन्हें बाहर से ऑक्सीजन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। कैसे पड़ेगी भाई? अगर 100 मीटर है, 10 सेकंड में ख़त्म हो जा रहा है, लोगे बाहर से ऑक्सीजन? ज़रूरत ही नहीं है। अंदर जो ऑक्सीजन है उसी से काम चल जाता है। रेजिड्यू लेयर ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो अंदर फेफड़ों में आपके रहती है उसी से काम चल जाता है। 200 मीटर है, 20 सेकंड में ख़त्म हो जाता है। 400 मीटर है, 40 सेकंड, 38 सेकंड, 35 सेकंड में ख़त्म कर देते हैं ट्रेंड एथलीट की बात हो रही है। उन्हीं के ऊपर रिसर्च ज़्यादा होती है, छोटे बच्चों के ऊपर नहीं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस के ऊपर नहीं होती इस टाइप के जो टाइम ट्रायल्स रहते हैं। क्लियर? तो एटीपी और सीपी का होना, जितना ज़्यादा एटीपी और सीपी रिजर्व रहेगा आपकी बॉडी के अंदर, उतना ही ज़्यादा आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी स्पीड हो सकती है। उसके बाद है मेटाबॉलिक पावर। मेटाबॉलिक पावर क्या है बेटा? एक्चुअल में आपने पढ़ा होगा BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, पढ़ा था ना? तो आपकी मेटाबॉलिक पावर जितनी ज़्यादा होगी आप चीज़ों को उतना ही अच्छे से स्टोर कर पाएंगे। कैसे? जैसे आपका BMR है, आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आधे घंटे में 1 घंटे में आपका खाना डाइजेस्ट हो गया, यानी कि आपका BMR बहुत हाई है। और कई लोग खाना खाते हैं 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे लग जाते हैं। नॉर्मल में 3 घंटे खाने को डाइजेस्ट होने में लगते हैं, नॉर्मल में 3 घंटे लगते हैं, और आपको लग रहा है 1.5 घंटा, यानी कि आपकी मेटाबॉलिक पावर तेज़ है। मेटाबॉलिक पावर तेज़ है।
डाइजेशन, फूड को पचाना। डाइजेशन किसे कहते हैं? फूड को पचाना, यानी कि खाना दूसरे लोग पचा रहे हैं 3 घंटे में, आपका खाना पच जा रहा है 1.5 घंटे में। ठीक है, जिस एज में आप लोग हो एडोलसेंस में, इसमें बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती है क्योंकि मेटाबॉलिक पावर तेज रहती है, सारा सिस्टम नया रहता है, मशीन नई रहती है। जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है मशीन भी पुरानी होती चली जाती है, वो भी काम करना थोड़ा स्लो डाउन पड़ जाती है वो भी। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं। ये आपका हो गया स्पीड का। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे एंड्योरेंस। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स determine endurance. ओके, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एंडोरेंस। एक छोटा सा पॉइंट रह गया, वो बता दूं। स्पीड के बारे में अगर लिखोगे, स्पीड के बारे में S = D/T, ये मैंने कई जगह आपको बता दिया है, कई जगह मैंने आपको बता दिया है कि दी गई दूरी को, दी गई डिस्टेंस को कितने टाइम में, कितने कम समय में आप कवर कर जाते हैं, वही आपकी स्पीड है। S = D/T। अगर आप ये फॉर्मूला भी लिख दोगे इसकी डेफिनेशन में तो चलेगा, कोई नंबर नहीं काट सकता आपके। फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग एंडोरेंस। एंडोरेंस क्या है? जब सहन अक्षमता, यानी कि जब तक आप विदाउट फैटिग, बिना थके किसी काम को लगातार करते रहें, एवरलास्टिंग पीरियड तक करते रहें, उसको हम आपका एंडोरेंस बोलते हैं, उसको हम आपका एंडोरेंस बोलते हैं। और कौन कौन से फैक्टर है? नंबर 1 एरोबिक कैपेसिटी। फर्स्ट पॉइंट है आपका एरोबिक कैपेसिटी। ओके, नंबर 2 लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। थर्ड है आपका मोमेंट इकोनॉमी, मोमेंट। फोर्थ है आपका मसल्स कंपोजिशन। तो एरोबिक कैपेसिटी, एरोबिक कैपेसिटी में भी आपके 4 पॉइंट हैं, 4 सब हेडिंग्स हैं। एरोबिक कैपेसिटी में भी आपके 4 पॉइंट है। क्या है? फर्स्ट है आपका ऑक्सीजन इनटेक। फिर है आपका इनटेक जब आप करेंगे उसके बाद होगा ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। फिर इसके बाद अपटेक, यानी कि ऑक्सीजन अपटेक। और फिर आपके बाद एनर्जी रिजर्व्स आएगा, एनर्जी रिजर्व्स। तो ये 4 पॉइंट इसमें रहेंगे आपके, ये 4 पॉइंट इसमें रहेंगे। यानी कि एरोबिक कैपेसिटी, किसी इंडिविजुअल की एरोबिक कैपेसिटी कितनी है, किसी इंडिविजुअल की एरोबिक कैपेसिटी कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी एंडोरेंस एक्टिविटीज़। अब मैं अगर आपको बताऊं 5000 से 8000 लीटर, 5000 से 8000 लीटर तक, सॉरी ये लीटर नहीं है, मिलीलीटर है, मिलीलीटर तक, यानी कि 5 लीटर 8, ठीक है ना। इतने से आपकी कहीं ना कहीं कैपेसिटी रहती है आपके फेफड़ों की, आपके लंग्स की।
आपके लंग्स की कैपेसिटी रहती है इतनी ऑक्सीजन को इनटेक करने की, उसी को बोला जाता है एरोबिक कैपेसिटी। कितनी ऑक्सीजन आप अपने फेफड़ों में भर सकते हैं, कितनी ऑक्सीजन आप अपने फेफड़ों में भर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उसको आपकी एरोबिक कैपेसिटी कहा जाता है। और एरोबिक कैपेसिटी होती कैसे है? 4 चरण में होती है, 4 स्टेप्स में होती है। 4 स्टेप्स फॉलो होते हैं वहाँ। पहला स्टेप होता है ऑक्सीजन इनटेक, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेना इनहेलेशन के थ्रू, उसको हम कहते हैं ऑक्सीजन इनटेक। सांस लेते हैं हम, ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीद इन के समय यानी कि सांस लेते समय कितनी ऑक्सीजन हम इन्वायरमेंट से ले पा रहे हैं उसको हम कहेंगे ऑक्सीजन इनटेक। क्लियर? उसके बाद ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन क्या है? वर्किंग मसल्स तक, जो आपकी मसल्स काम कर रही हैं, कार्यरत मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, उन तक कितनी ऑक्सीजन उन्होंने ग्रहण की। सपोज करो आपने 5 लीटर ऑक्सीजन अपने फेफड़ों में भर ली। फेफड़ों में भरने के बाद वो हार्ट जैसे ब्लड को पंप करता है, ब्लड में डिजोल्व होकर के, घुल करके वो पूरे बॉडी में आपकी घूमेगी, सेल्स के पास, टिश्यूज़ के पास, सभी ऑर्गन्स के पास वो जाएगी और सबको ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगी। यानी कि ऑक्सीजन कैसे जाती है? ब्लड के थ्रू। ठीक है? 5 लीटर में से कितनी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हुआ? 5 लीटर का हो गया पूरी। उसके बाद ऑक्सीजन अपटेक, जो आपकी कार्यरत मांसपेशियां हैं, इसमें तो पूरे बॉडी में घुमा दिया ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना। तो ये क्या है? ऑक्सीजन अपटेक। अब 5 लीटर जो ऑक्सीजन आपने इनहेल किया था और आपकी बॉडी में घूम रही हैं, तो जो आपके टिश्यूज हैं, आपके सेल हैं, आपकी मसल्स हैं, उस 5 लीटर में से कितनी ऑक्सीजन को वो ग्रहण कर पाए, एब्जॉर्ब कर पाए, उसको बोलते हैं ऑक्सीजन अपटेक। पूरी नहीं कर पाते। 5 लीटर है तो 4.5 लीटर उन्होंने कर ली, आधा लीटर फिर बच गई। ठीक है ना? उसके बाद एनर्जी रिजर्व्स। एनर्जी रिजर्व्स मैंने आपको अभी बताया था, मतलब बायोकेमिकल रिजर्व्स और एनर्जी रिजर्व्स, यानी कि जो आपके बॉडी के अंदर जो आप ग्लूकोज, एंडोरेंस के लिए आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लोडिंग होती है, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग बोलते हैं उसको। कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लूकोज के रूप में। एक प्रोसेस होती है ग्लाइकोलाइजेशन, उसके थ्रू आपकी मसल्स के अंदर और लीवर के अंदर जो है क्या अपलोड होता है? कार्बोहाइड्रेट लोडिंग इसको कहा जाता है। और 15 दिन पहले, 1 महीना पहले जो एंडोरेंस एथलीट होते हैं इस प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग को। क्लियर? उसके बाद आ जाता है लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। लैक्टिक एसिड टॉलरेंस यानी कि जो दुग्धीय अम्ल बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, आपके जॉइंट्स में बनता है ज़्यादातर, जिससे आपको कई बार ईचिंग सी, यहाँ पे पेन फील होता होगा, ऐसे लगता होगा कुछ चुभ रहा है जब आप बहुत दिनों के बाद दौड़ते होंगे, तो लैक्टिक एसिड की वजह से लगता है। कई बार यहाँ पे दर्द होता है, कई बार यहाँ पे दर्द होता है। तो मसल्स में जहाँ भी दर्द होता है समझिए लैक्टिक एसिड बन रहा है, उस वजह से आपकी मसल्स टाइट हो रही हैं। और जब आप ट्रेनिंग करेंगे, लगातार ट्रेनिंग करेंगे, कंटिन्यू ट्रेनिंग करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये प्रोसेस कंट्रोल में आ जाती है। ट्रेनिंग से लैक्टिक एसिड को टॉलरेट किया जा सकता है। ठीक है? वो ट्रेनिंग से ही कम होता है, ट्रेनिंग से ही खत्म होता चला जाता है। वो आपने देखा वो जो ट्रेंड एथलीट है, दौड़ते जा रहे हैं, फिर दौड़ने के बाद फिर एक्टिविटी भी दुनिया भर की करते हैं, 3-3 घंटे का वर्कआउट कर रहे हैं, 4-4 घंटे का वर्कआउट कर रहे हैं, तो वो उसी वजह से होता है। मोमेंट इकोनॉमी, एंडोरेंस के लिए आप किस पेस पे, सपोज करो आपको 20 किलोमीटर दौड़ना है, एक बार तो आप दौड़ रहे हो 40 किलोमीटर घंटे की स्पीड से, एक बार आप दौड़ रहे हो 20 किलोमीटर घंटे की स्पीड से, एक बार आप दौड़ रहे हो 10 किलोमीटर घंटे की स्पीड से। ऐसा नहीं करना है, हमेशा एक पेस पकड़ लेनी है। सपोज करो मैंने डिसाइड कर लिया मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ूंगा, तो स्पीड मेंटेन करके रखें, 20 किलोमीटर पर आवर मेंटेन करके रखें, या 10 किलोमीटर पर आवर मेंटेन करके रखें। समझ रहे हैं? उस पेस से दौड़ेंगे, उसको बोलते हैं मोमेंट इकोनॉमी। तो आप थकेंगे नहीं और बाद में आप फिनिश भी अच्छा कर सकते हैं, बाद में आप फिनिशिंग भी अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है मसल्स कंपोजिशन। मसल्स कंपोजिशन की आप बात करोगे बेटा, तो एंडोरेंस के लिए आपको STMF, कौन सी?
STMF यानी कि स्लो ट्विच मसल फाइबर की रिक्वायरमेंट रहती है। और ये किस कलर की होती हैं? रेड। ओके। और इसमें क्या ज़्यादा होता है? नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इसमें ज़्यादा होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा ग्रह, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होती है, ताकत ज़्यादा देती है बॉडी को और शरीर को थकने नहीं देती। इसलिए एंडोरेंस एथलीट के अंदर जो मसल फाइबर हैं उसके अंदर STMF स्लो ट्विच मसल फाइबर का होना जरूरी है, जो कि रेड फाइबर होते हैं और उनमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लियर? ये हो गया। नेक्स्ट, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, ये रहेगा आपका जी, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। मसल्स सबसे पहले आ जाएगा आपका इसमें मसल्स स्ट्रेंथ। ओके, सेकेंड वन आ जाएगा आपका जॉइंट स्ट्रक्चर। थर्ड वन आ जाएगा आपका एज एंड जेंडर, या आप इसको सेक्स भी बोल सकते हैं। फोर्थ वन आ जाएगा आपका स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल्स। ओके, और फिफ्थ आ जाएगा आपका इंटरनल इन्वायरमेंट आ जाएगा आपका फिफ्थ। ये हो गया आपका। तो सिक्स वन आ जाएगा आपका प्रीवियस इंजरीज। तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे निर्धारित करते हैं जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी होता क्या है, अभी बताया था ना पीछे, इट इज द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ आवर जॉइंट्स। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी और पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, दो तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होती हैं। एक्टिव में हमें किसी पार्टनर की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, विदाउट द हेल्प ऑफ पार्टनर। जब हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं उसको एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी विद द हेल्प ऑफ पार्टनर, जब पार्टनर की हेल्प की ज़रूरत होती है तब पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी के दो पार्ट होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक जब हम एक जगह खड़े होकर या बैठ कर के एक्सरसाइज करते हैं उसको स्टैटिक, और जब हम मोशन में मूवमेंट में एक्सरसाइज करते हैं उसको डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे निर्धारित करते हैं, सबसे पहले आ जाता है मसल्स की स्ट्रेंथ। मसल्स की स्ट्रेंथ का जिक्र इन्होंने इसलिए किया है, जितनी ज़्यादा ताकत आपकी मसल्स में होगी, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है, आपकी मसल्स स्ट्रेच होती हैं, खिंचती हैं, स्ट्रेच होती हैं। तो उसमें क्या है, अगर वो ताकत नहीं होगी उनमें और खिंचेंगी तो टियर होने की चांसेस रहते हैं, इंजरी होने के चांसेस रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो मसल्स का मजबूत होना, ताकतवर होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर?
और वो कैसे होगा? प्रैक्टिस से, एक्सरसाइज से, ठीक है, बार बार एक एक्टिविटी को दोहराने से, रिपीटेशन से। उसके बाद आ जाता है जॉइंट स्ट्रक्चर। जॉइंट्स स्ट्रक्चर के ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि आपके जो जॉइंट्स हैं उनकी रेंज कहाँ तक है। उसकी रेंज को प्रैक्टिस से बढ़ाया जा सकता है। मैंने देखा है कि नॉर्मल में, जैसे सपोज करो हम टो टच करते हैं, कई बच्चे टो टच ही नहीं कर पाते क्योंकि उनके रिजिड होते हैं, जॉइंट स्ट्रक्चर थोड़ा रिजिड रहता है। बचपन से फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहते, स्पोर्ट्स नहीं खेलते, तो उस वजह से थोड़ा रिजिड हो जाता है। उसको जॉइंट स्ट्रक्चर का मजबूत होना और फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जॉइंट्स में मोबिलिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा मोबिलिटी रहेगी उतने ही जॉइंट आपके स्ट्रॉन्ग रहेंगे, उतने ही ज़्यादा जॉइंट आपके स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अगला है एज एंड जेंडर। एज एंड जेंडर की या एज एंड सेक्स की अगर हम बात करें, आपकी एज जितनी छोटी होगी, जितने छोटे बच्चे होंगे आप, उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी में होगी। आपने देखा होगा साल 2 साल 3 साल का बच्चा कैसे भी मोड़ दो, कैसे भी तोड़ दो, कैसे भी कर लो, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी उन बच्चों के अंदर होती है। और जैसे एज बढ़ती चली जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती चली जाती है, ठीक है। एज बढ़ने से भी फ़र्क पड़ता है। और सेक्स यानी कि मेल और फीमेल की बात करें तो कंपैरेटिवली फीमेल में फ्लेक्सिबिलिटी मोर देन मेल्स, मेल्स से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी फीमेल्स में होती है। समझ रहे हैं? तो दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एज और सेक्स दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी। स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल्स, आपकी मसल्स को आप कितना स्ट्रेच कर सकते हैं। अब अगर नॉर्मल की बात करें और मेरी एज के लोगों की बात करें तो सपोज करो अगर मैं ये एक्टिविटी कर सकता हूँ, ये देखो नॉर्मल में अगर मैं ये एक्टिविटी कर सकता हूँ, ये देख ये, तो कई लोग होंगे मेरी एज के जो ये नहीं कर पाएंगे, कई लोग होंगे, क्योंकि स्ट्रेचेबिलिटी यानी कि जो मसल्स का खिंचाव है वो कितना हो रहा है, कितना कर सकते हैं आप। कई बार तो आपकी एज के बच्चे भी नहीं कर पाते, कई बच्चे होते हैं ऐसे जो नहीं कर पाते। तो स्ट्रेचेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो मसल्स हैं वो कितना स्ट्रेच हो सकती हैं, उसी के ऊपर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड रहती है कि आपकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कितनी बनेगी। पादा हस्तासन है, पश्चिमोत्तानासन है, ये आसन में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत रहती है, ठीक है। दुनिया भर के आसन हैं जिनमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत रहती है। इंटरनल इन्वायरमेंट, आपकी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट कैसा है। सपोज करिए आप सो के उठ के आए, फ्रेश होके आ गए, आपकी बॉडी का इन्वायरमेंट तो है नॉर्मल और आप फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड एक्सरसाइज करने लगे तो मसल्स वैसे ही स्ट्रेच हो जाएगी, फिर आपको पेन होगा। आपको करना क्या है, आपको कोशिश ये रखनी है कि वार्म अप करें, ब्लड सर्कुलेशन को तेज करें, टेम्परेचर को ऊपर लेके जाएं, बॉडी का टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो जॉइंट ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेच हो जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ती है। आप देख लेना कभी भी, अभी नॉर्मल में बैठे हो, अभी कोई एक्सरसाइज करके देखो और 15-20 मिनट वार्म अप करने के बाद, रनिंग करने के बाद फिर फ्लेक्सिबिलिटी वाली एक्सरसाइज करो, योगा करो, आसन करो, बहुत आसानी से होता है। क्योंकि इंटरनल इन्वायरमेंट जितना हीट होगा, जितना ऊपर होगा, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, उतना ही फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है आपकी। क्लियर? आपने देखा होगा लोहा मुड़ता तो नहीं है, लोहे को मोड़ने के लिए क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद लोहा मुड़ जाता है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी भी तो है, अगर इसका टेम्परेचर ऊपर रखोगे तो फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड एक्सरसाइज आप आसानी से कर सकते हो, आसन आसानी से कर सकते हो। क्लियर? उसके बाद आ जाता है आपका प्रीवियस इंजरी। अगर आपको कोई इंजरी हुई है, कभी भी कोई इंजरी हुई है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं आप, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, क्योंकि अपने जॉइंट्स को उतना ज़्यादा आप स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये तीनों चीज़ें हो गई हैं, इनको नोट कर लीजिए, ये तीनों चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।